नमस्कार। सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। आज किन खबरों से आपको रूबरू करवाऊंगा। बड़ी खबर में राज्यसभा चुनाव में जो राजनीति हो रही है उस पर बात करूंगा। दिन के वीडियो में जम्मू कश्मीर चलेंगे, जहां पर लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है आतंकवादियों के द्वारा। इसके बाद विपक्ष निशाना बना रहा है नरेंद्र मोदी सरकार को। नरेंद्र मोदी सरकार इस पर क्या कर रही है, इसका जायजा भी लेंगे। नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी में एक नए नेता की आमद हुई और सोशल मीडिया पर मीम्स की और पुराने ट्वीट के स्क्रीनशॉट्स की भी आमद हुई जब हार्दिक पटेल आए। क्या गुणागणित है, इस पर बात करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी की नेता और केंद्र में मंत्री स्मृति ईरानी के बीच क्या मुखामुखम यानी कि क्या वाद विवाद हुआ। इन सब खबरों के साथ प्रस्तुत है आज का लल्लन टॉप शो, जिसमें सबसे पहले दिन का वीडियो। ये वीडियो जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले से आया है। इसमें साफ देखा जा सकता है कि एक हमलावर बैंक में दाखिल होता है, कुछ देर बैंक के गेट पर इंतजार करता है, फिर पिस्तौल निकालता है और केबिन में जाकर फायरिंग करता है। जिस व्यक्ति के ऊपर फायरिंग की गई उनका नाम विजय कुमार था। मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले थे और कुलगाम के मोहनपुरा में इलाकाई देहाती बैंक में काम करते थे। गोली लगने से उनकी मौत हो गई। कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स नाम के आतंकवादी संगठन ने बैंक कर्मी विजय कुमार की हत्या की जिम्मेदारी ली है। एक पत्र जारी कर KFF ने धमकी दी कि जो भी कश्मीर के डेमोग्राफिक बदलाव में शामिल होगा उसका यही अंजाम होगा। 2 दिन पहले इसी तरह से कुलगाम के ही एक सरकारी स्कूल में घुसकर एक टीचर रजनी बाला की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रजनी बाला का परिवार 1990 में हुए पलायन में घाटी छोड़कर चला गया था। 27 साल बाद रजनी वापस लौटी। उन्हें केंद्र सरकार के पैकेज के तहत नौकरी दी गई थी। रजनी बाला से भी पहले 12 मई को बडगाम के एक सरकारी दफ्तर में घुसकर आतंकवादियों ने राजस्व अधिकारी राहुल भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी थी। एक के बाद एक लगातार हो रही इन हत्याओं को टारगेट किलिंग्स का नाम दिया जा रहा है। टारगेट किलिंग्स यानी कि लोगों को चिन्हित कर उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर उनकी हत्या करना ताकि दहशत फैले। इसमें आतंकवादियों के निशाने पर सरकारी कर्मचारी, कश्मीरी हिंदू, चर्चित लोग और कश्मीर से बाहर के वो लोग हैं जो वहाँ पर जाकर बस रहे हैं, काम कर रहे हैं और आतंकवादियों की धमकी को धता बता रहे हैं। इंडिया टुडे से बात करते हुए एक टीचर ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि पिछले 2 महीने से बाहरी लोगों के लिए सोशल मीडिया पर धमकी सर्कुलेट हो रही है। कहा जा रहा है कि जम्मू डिवीज़न के लोग जितनी जल्दी हो सके घाटी छोड़ दें, वरना नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें। एक दूसरे अध्यापक ने कहा कि आतंकवादी घाटी में बाहरी वर्सेस कश्मीरी का माहौल तैयार कर रहे हैं। आर्मी से तो लड़ नहीं सकते ये आतंकवादी, इसलिए उनका सबसे आसान टारगेट हम हैं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की खबर के मुताबिक इस साल घाटी में अब तक 16 लोग टारगेट किलिंग्स का शिकार हो चुके हैं। इनमें से 8 तो केवल मई के महीने में हुए। टारगेट किलिंग्स का ये नया दौर 1990 जैसे माहौल की याद दिला रहा है, जिसमें सरकारी कर्मचारी, कश्मीरी हिंदू सब डरे सहमे हैं। आज श्रीनगर से कुछ ऐसी वीडियो भी आई जिसमें लोग अपना सामान समेटकर घाटी से बाहर जाते दिख रहे हैं। ये पूरा माहौल सरकार के, खासतौर पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के उन तमाम दावों की हवा निकालता है जो लगातार घाटी में हालात सामान्य होने का दावा करती हैं। एक के बाद एक निशाना बनाकर हो रही हत्याएं, खुलेआम आतंकवादी संगठनों की ओर से दी जा रही धमकियां, लोगों के मन में व्याप्त दहशत मोदी सरकार के सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। आज बैंक कर्मी विजय कुमार की हत्या के बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि रोज चुन चुनकर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और सरकार को फिल्म के प्रमोशन से फुर्सत नहीं है। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि बैंक मैनेजर, टीचर और कई मासूम लोग रोज मारे जा रहे हैं। कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं। जिनको इनकी सुरक्षा करनी है उनको फिल्म के प्रमोशन से फुर्सत नहीं। भाजपा ने कश्मीर को सिर्फ अपनी सत्ता की सीढ़ी बनाया है। कश्मीर में अमन कायम करने के लिए तुरंत कदम उठाइए प्रधानमंत्री जी। आपने गौर किया, इसमें फिल्म के प्रमोशन का जिक्र आया।
दरअसल पिछले दिनों तस्वीरें आई थी कि देश के गृह मंत्री अमित शाह और भी कई नेता पृथ्वीराज चौहान नाम की फिल्म देखने गए थे। प्रतिक्रियाओं के दौर में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी ट्वीट आया, क्योंकि विजय कुमार राजस्थान के ही रहने वाले हैं। इसके अलावा AIMIM अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कश्मीर में हो रही हत्याओं के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को जिम्मेदार बताया। उन्होंने लिखा कि कश्मीरी पंडितों का दूसरा पलायन जारी है, इसके लिए PMO अकेले जिम्मेदार है। उनकी सरकार 1989 की गलतियों को दोहरा रही है। मोदी सरकार सिर्फ फिल्मों के प्रचार में जुटी है। ये तो विपक्षियों की बात हो गई। सत्ता पक्ष क्या कर रहा है, जिन पर निशाना साधा जा रहा है। खबर आई है कि गृह मंत्री अमित शाह कल यानी 3 जून को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर DGP दिलबाग सिंह, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, CRPF के DG कुलदीप सिंह और BSF के मुखिया पंकज सिंह भी मौजूद रहेंगे। कल होने वाली इस मीटिंग से पहले आज दिल्ली में भी एक बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, NSA डोभाल और खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख मौजूद थे। ये तो सरकार के स्तर पर बात हुई। बीजेपी के स्तर पर क्या प्रतिक्रिया आई, ये भी सुन लीजिए। देखिए, भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने ताबड़तोड़ आतंकवाद विरोधी अभियान जम्मू कश्मीर में लॉन्च किए हैं। बड़े पैमाने पर आतंकवादियों का सफाया हुआ है। आतंकवादी बौखलाहट में है, परेशान में है। और जिस प्रकार इस्लामाबाद में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, पाकिस्तान की सेना, आतंकी संगठनों के सरगनाहों ने मिलकर ऑपरेशन रेड वेव्स, एक साजिश जो जम्मू कश्मीर के विरुद्ध उन्होंने प्लान की है, ये सारी विफल होगी। ऑपरेशन टोपैक को जैसे हमने विफल किया था, उसी प्रकार ऑपरेशन रेड वेव्स को भी निस्ते नाबूद करेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर अमन, शांति और भाईचारे को तोड़ने और खलल डालने की कोशिश करने वालों को मौत के घाट उतारा जाएगा। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान है और जम्मू कश्मीर के हर शहरी की हम सुरक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे, सुरक्षा देंगे, आतंकवादियों का सफाया करेंगे। ये था दिन का वीडियो। अब रुख करते हैं सुर्खियों का। पहली सुर्खी कांग्रेस के खेमे से। पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना संक्रमित हो गई हैं। फिलहाल उन्होंने खुद को आइसोलेट किया है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ये जानकारी दी और कहा कि सोनिया ने पिछले दिनों जिन नेताओं से मुलाकात की, उनमें से भी कई नेता कोरोना संक्रमित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने ट्वीट कर कांग्रेस अध्यक्ष के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। प्रवक्ता सुरजेवाला ने उम्मीद जताई कि सोनिया 8 जून से पहले ठीक हो जाएंगी। अब ये तारीख का महत्व क्या है? दरअसल 8 जून को ED ने नेशनल हेराल्ड केस में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। सुरजेवाला ने कहा कि सोनिया गांधी ने मुझे विशेष तौर पर कहा कि वे 8 जून को ED के समक्ष जरूर पेश होंगे। अगली सुर्खी गुजरात से है। गुजरात कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीते 18 मई को उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद से बीजेपी में जाने की अटकलें चल रही थी। आज गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल और वरिष्ठ नेता नितिन पटेल की उपस्थिति में वो आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और पार्टी के, खासतौर पर दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बीजेपी में शामिल होने की अपील की। जहां कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार का काम करना नहीं चाहती, वहां पर मैं आपके माध्यम से गुजरात के उन सभी दूसरे दल के नेताओं से आह्वान करता हूं कि आइए सब साथ मिलकर हमारे गुजरात के व्यक्ति जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में इस राष्ट्र की सेवा में अपना कार्य अविरत आगे चला रहे हैं, तो उसमें हम लोगों को जुड़ना चाहिए। और मेरा यही मानना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात का अभिमान थे, मोरारजी भाई देसाई गुजरात का स्वाभिमान थे और नरेंद्र भाई सिर्फ गुजरात का नहीं लेकिन संपूर्ण विश्व का गौरव है। तो ऐसे समय में इस गौरव के साथ जुड़ना चाहिए। हार्दिक साल 2015 में राजनीतिक पटल पर उभर कर सामने आए थे, जब उन्होंने राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ पाटीदार अनामत आंदोलन यानी पाटीदारों के आरक्षण के लिए आंदोलन का एक युवा नेता के तौर पर नेतृत्व किया था। कहा जाता है कि इस आंदोलन के चलते गुजरात की उस समय की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा था। शुरुआत में इस आंदोलन की मांग थी कि पाटीदार यानी पटेल समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत OBC के तहत आरक्षण दिया जाए। बाद में ये मांग आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण में बदल गई। इस आंदोलन के दौरान पाटीदार समुदाय के 14 लोगों की जान भी गई थी और ये बड़ा मुद्दा बन गया था। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में
हार्दिक ने कांग्रेस का समर्थन किया था और बीजेपी को मुश्किल हुई थी और अरसे बाद ऐसा हुआ था कि वो 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए थे चुनाव के नतीजों में। हालांकि सरकार भाजपा की बनी थी शहरी क्षेत्रों में उनकी बड़ी विजय के तौर पर। इसके बाद से हार्दिक के प्रॉपर पॉलिटिकल डेब्यू की खबरें चलने लगी थी, लेकिन फिर मुकदमेबाजी में उलझ गए। इन सब के बीच साल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी में शामिल करवाया। इसी पार्टी से उन्होंने पिछले महीने इस्तीफा दिया। हम जानते हैं कि गुजरात में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में हार्दिक पटेल का बीजेपी में शामिल होना एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम बताया जा रहा है। तीसरी सुर्खी दिल्ली से है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फर्जी केस में गिरफ्तार करने की साजिश कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार उनके सभी मंत्रियों विधायकों को एक साथ गिरफ्तार कर ले और जांच करा ले। बार बार ऐसा करने की वजह से विकास कार्यों में बाधा पड़ रही है। कि क्या राजनीति है मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आता। मुझे केवल ये पता है कि मनीष और सत्येंद्र जैसे लोगों को जेल में डालने से केवल देश का नुकसान है। अगर मनीष और सत्येंद्र भ्रष्ट हैं तो फिर ईमानदार कौन है? खैर, मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती है, ये एक एक करके जेल में डालने की बजाय आप आम आदमी पार्टी के हम सभी मंत्रियों और सभी एमएलए को एक साथ जेल में डाल दीजिए। सारी जांच एजेंसीज को बोल दीजिए कि एक साथ सारी जांच कर ले। आप एक एक मंत्री को गिरफ्तार करते हो, इससे जनता के कामों में बाधा होती है। अब सत्येंद्र जैन जी दिल्ली में कई और नए मोहल्ला क्लिनिक बनवा रहे थे। वो दिल्ली में पानी और बढ़ाने के लिए कई नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे, यमुना की सफाई पे काम कर रहे थे। अब वो सारे प्रोजेक्ट्स धीमे पड़ जाएंगे। जिस केस में उन्हें गिरफ्तार किया है आपने, उसकी जांच पहले ही सीबीआई और इनकम टैक्स वाले कर चुके हैं। उन्हें कुछ नहीं मिला क्योंकि केस तो फर्जी है, उसमें कुछ है ही नहीं। अब उसी केस की दोबारा जांच ईडी कर रही है। जवाब में भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने केजरीवाल को घेरा। उनके आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि केजरीवाल देश की जांच एजेंसियों और दिल्ली हाईकोर्ट का अपमान कर रहे हैं। आपकी इच्छा का ये है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज दिल्ली हाई कोर्ट का ये ऑर्डर अनदेखा करें, देश की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का दिल्ली की हाई कोर्ट का अपमान ना करें। चौथी सुर्खी पंजाब से। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आज पंजाब सरकार को 424 लोगों की सुरक्षा फिर से बहाल करने का आदेश दिया है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने पिछले हफ्ते इन लोगों की सुरक्षा में कटौती की थी। कई लोगों की सुरक्षा पूरी तरह हटाई गई थी। उस समय सरकार का तर्क था कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त जवानों की ज़रूरत है और वीवीआईपी कल्चर को खत्म करना है, और इसीलिए कहा गया कि रिव्यू मीटिंग के बाद इन लोगों की सुरक्षा वापस ली गई। राज्य सरकार के इस फैसले के अगले दिन ही सिंगर और कांग्रेसी नेता सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मूसेवाला का नाम भी उन लोगों की लिस्ट में शामिल था जिनकी सुरक्षा में कटौती हुई। उनकी हत्या के बाद राज्य सरकार के इस फैसले की खूब आलोचना हुई। फिर पूर्व मंत्री ओपी सोनी की याचिका पर सुनवाई हुई हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट ने भगवंत मान सरकार को जमकर फटकार लगाई। कहा कि अगर किसी की सुरक्षा हटानी भी है तो पहले परिस्थितियों की सही तरीके से समीक्षा की जाए, सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर फैसला किया जाए। फिलहाल कोर्ट ने इन सभी लोगों की सुरक्षा बहाल करने का फैसला किया है और 7 जून से ऐसा ही हो जाएगा। ये थी आज की सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। 10 जून को 15 राज्यों की 57 सीटों पर राज्यसभा के लिए चुनाव होना है। इस चुनाव का खेल ऐसा होता है कि जिस पार्टी के पास जितने ज़्यादा विधायक, उसके उतने ज़्यादा राज्यसभा सांसद। आम परिपाटी में माना यह जाता है कि जिस किसी को पार्टी कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया गया उसका राज्यसभा पहुंचना तय है। लेकिन पिछले कुछ चुनावों के बाद ये धारणा टूटती नजर आई, खासकर कांग्रेस के मामले में। और इस बार भी कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 सीटों पर पेच फंस गया है। कहाँ कहाँ ये सीटें? एक सीट राजस्थान की, एक हरियाणा की, एक कर्नाटक की और शायद एक सीट महाराष्ट्र की भी। और इन चारों पर कांग्रेस के ही कैंडिडेट फंसे नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने या तो खुद या निर्दलियों की मदद से अपनी नैया लगभग पार लगा ली है। कांग्रेस प्रत्याशियों का खेल बिगाड़ने के लिए बिसात भी बिछ गई है। आज इस पर विस्तार से बात करते हैं।
हरियाणा और राजस्थान की एक एक सीट पर कुछ ज़्यादा मामला फंसा हुआ है, तो वहाँ पर ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। और मामला क्यों फंसा है इन दो राज्यों में? क्योंकि यहाँ पर दो मीडिया संस्थानों के मालिक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतर गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए सीढ़ी लगा दी है, यानी समर्थन दे दिया है। विस्तार से समझते हैं खेल को। सबसे पहले बात राजस्थान की। राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटें खाली हुई। कांग्रेस ने टिकट दिया रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी को, यानी 3 प्रत्याशी। बीजेपी ने एक कैंडिडेट दिया, घनश्याम तिवारी। अब 3 + 1 4 गिनती पूरी हो गई, तो लग रहा था कि नतीजे ऐसे ही आएंगे बिना किसी उसके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहानी में ट्विस्ट आ गया, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर 31 मई को जी नेटवर्क समूह के मालिक सुभाष चंद्रा ने भी नामांकन कर दिया। खुद राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया नामांकन के मौके पर पहुंचते हैं और उन्हें भाजपा के समर्थन का ऐलान करते हैं। अब ये खेल क्या है? सीटें 4, कैंडिडेट 5। थोड़ा गलत समझते हैं। राजस्थान में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं। प्रत्येक उम्मीदवार को जीत के लिए 41 विधायकों का समर्थन चाहिए, प्रथम वरीयता वोट। कांग्रेस के पक्के तौर पर अपने कुल 109 विधायक हैं, लेकिन इसमें एक पेच है। इसमें बीएसपी से, बहुजन समाज पार्टी से शामिल हुए 6 विधायक भी हैं, जिनकी सदस्यता का मुकदमा चल रहा है, अभी इस पर आएंगे। इसके अलावा आरएलडी के भी 1 विधायक हैं। इसके अलावा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 2 विधायक भी कांग्रेस के साथ बताए जा रहे हैं। इन्हें जोड़ें तो कुल संख्या 111 की होती है। पहला प्रत्याशी 41 वोट पा गया, मान लीजिए, दूसरा भी 41 पा गया, तो 82 विधायक हो गए और 2 प्रत्याशी आसानी से जीत गए। अब तीसरे प्रत्याशी के लिए कांग्रेस के पास बचे 29 विधायक और जीत के लिए चाहिए 41, यानी 12 विधायक और चाहिए। और यहीं से खेल शुरू होता है निर्दलियों का और भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी का। निर्दलीय हैं कुल 13 और बीटीपी के 2 कैंडिडेट। क्या कांग्रेस इनमें से 12 विधायकों का समर्थन हासिल कर पाएगी? पहले हुए राज्यसभा चुनाव में भी निर्दलियों का समर्थन कांग्रेस को मिला था, लेकिन तब अशोक गहलोत सरकार मजबूत थी, विरोध का स्वर नहीं था। अभी हालात कुछ दूसरे नजर आ रहे हैं। बीजेपी के साथ मौजूदा वक्त में कुल 71 विधायक हैं, इनकी गणित भी समझिए। 41 विधायकों के दम पर बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम तिवारी आसानी से जीत जाएंगे। अपने प्रत्याशी को जिताने के बाद भी बीजेपी के पास 30 अतिरिक्त विधायक बचते हैं। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी ने सुभाष चंद्रा का समर्थन किया। ऐसे में उनका अंक गणित हो गया 33 का, 2 विधायक और जुड़ गए, पर जरूरी नंबर 41 से अब भी 8 कम है। तो इस गणित का लब्बुलुआब क्या है कि बीजेपी समर्थित प्रत्याशी सुभाष चंद्रा को जीत के लिए 8 विधायकों की जुगाड़ करनी है और कांग्रेस के तीसरे प्रत्याशी और यूपी के कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी को जीत के लिए 12 विधायकों का इंतजाम करना है। और इसीलिए मामला दिलचस्प हो गया है। दावा दोनों तरफ से जीत का है। दावा सुनिए, फिर आगे की बात। हमारे पास में जो दूसरी सीट थी, उसके लिए हम लोगों ने श्रीमान सुभाष जी का समर्थन किया है। हमारे 30 के 30 पार्टी के सदस्य वो सुभाष जी का समर्थन करेंगे और इस समर्थन के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम इस तरीके के विचारों से साम्यता रखते हैं, समर्थक हो सकते हैं, क्षेत्रीय दल हो सकते हैं, उन सब से हमने एक विनम्र अपील की है। मैंने इस बार खुद स्वयं ये निवेदन किया भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को और भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान के सभी पदाधिकारी और नेतृत्व को कि मुझे अब इस समय में अपने पैतृक और अपनी जन्मभूमि राजस्थान में से चुनाव में भेजें, राज्यसभा का सदस्य बनाएं। इनको खड़ा करके सुभाष चंद्र जी को वोट कहाँ से लाएंगे? ये फिर वही हॉस्टेल नहीं करना चाहते हैं ये लोग। तो ये अच्छी परंपरा नहीं डाल रहे राजस्थान के। मुझे उम्मीद है कि हमारा एक एक साथी जिसने हमारी गवर्नमेंट बचाई थी, 34 दिन तक होटलों में रहे थे हमारे साथ में, और जो 19 साथी चले गए थे उनको जिस प्रकार से गुमराह करके ले जाया गया, वो भी अब हमारे साथ हो गए हैं। तो जब इनको पता है कि हम नहीं जीत सकते, तो फिर हॉर्स ट्रेडिंग का सपना देख करके, योजना बना करके आप खड़े कर रहे हो उम्मीदवार को, ये परंपरा रास्ता में क्यों डाल रहे हो आप? ये मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी के नेताओं से। विधानसभा में जो संख्या बल है उसके आधार पर 125 से ज्यादा विधायक हमको, सरकार को, पार्टी को समर्थन कर रहे हैं।
इसलिए मुझे लगता है कि जो तीनों उम्मीदवार पार्टी ने यहाँ पे आज उनका नामांकन करवाया है, तीनों हमारे उम्मीदवार राज्यसभा का चुनाव जीत कर आएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि ये तीनों भी राजस्थान का, यहाँ के लोगों का जो भविष्य है उसमें अपना योगदान देंगे और आज अच्छे माहौल में सभी साथियों के साथ उनका नामांकन हम लोगों ने भरवाया है। सतीश पूनिया अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की बात करते हैं। सचिन ही नहीं, सीएम गहलोत कहते हैं कि 125 से ज्यादा विधायक हमारे साथ हैं। लेकिन असलियत क्या है? हमने इस मामले पर कई लोगों से बात की। सरकार के करीबी सूत्रों का दावा है कि नंबर मैनेज हो जाएगा, पर क्या चीजें इतनी आसान हैं? पिछले दिनों उदयपुर के जिस होटल ताज में कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ था, वहीं पर कांग्रेस राजस्थान के सभी विधायकों की बाड़ेबंदी हो रही है 10 तारीख को होने वाले चुनाव के लिए 8 दिन पहले से। तो आप समझ लीजिए स्थिति कितनी गंभीर है। चुनाव किस तरफ झुकेगा ये समझने के लिए हमने राजस्थान के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से बात की और दिल्ली के भी। पहले आप सुनिए अविनाश कल्ला को। अब इसमें राजनीति इसलिए फंसती है कि आज की मीडिया खबर के अनुसार बीटीपी कह रही है हम एब्सटेन करेंगे। तो पिछली बार बीटीपी कांग्रेस के समर्थन में थी, तो वो 2 वोट गिर गए। और जो निर्दलीय है उनको अब आप, चूंकि सरकार के पास इफेक्टिवली 1 साल बच गया है, उसके बाद चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, तो बार्गेन करने के लिए बहुत सारी चीजें नहीं बचती। इसलिए स्थिति प्रिकेरियस है। और कुछ खबरें आई थी आज मीडिया में, ये भी खबर आई कि एक अजमेर के उधर से एमएलए हैं पारीक, वो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कहीं परसों तरसों मिले तो उनके घर के बाहर पुलिस का जमावड़ा बढ़ गया है। तो इस तरह की अब जब खबरें आ रही हैं तो उससे लग रहा है कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक संशय है, तो वो अपने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े समर्थक को लेके बाड़ाबंदी में जाएगी। पहली जो मुख्यमंत्री के यहाँ मीटिंग हुई थी उसमें भी करीब शायद 10 विधायक नहीं पहुंचे थे और तब से सरगर्मियां बढ़ने लगी। तो गणित बहुत साफ है, कांग्रेस पूर्णतः अपने बेस पे उतने सीट्स में नहीं है। उन्हें 123 का आंकड़ा टच करना है, उनके खुद के 108 + 1 आरएलडी, तो वहां पे वो अटक रहे हैं। और बीजेपी के पास 11 वोटों की कमी थी और 3 आरएलपी अगर उन्हें मिल रही है तो वो 8 कम है। तो कांग्रेस को कुछ ना कुछ करके पिछली बार के 14 पकड़ के रखने और भाजपा को 8 तोड़ने। अब जो ये गणित साध पाएगा वो दूसरी सीट निकाल लेगा। तो मामला वायर के बिल्कुल, वो कहते हैं ना, इट्स गॉन डाउन टू द वायर, तो उस तरह की बिसात है। पिछली बार जब चुनाव हुए थे राज्यसभा के तब भी इसी तरह की गणित थी, पर तब सूबे के पास प्रपोज करने को काफी कुछ था। अब वो कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर कम हो रही है उन इंडिपेंडेंट्स पे। 1 साल बाद चुनाव है, निर्दलियों को संतुष्ट करने के ज्यादा मौके नहीं है। बीते दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों की बैठक भी बुलाई थी और उसमें भी सरकार समर्थक कुछ निर्दलीय विधायक शामिल नहीं हुए थे। उनके बयान आए थे और तब से ही कयास शुरू हुए। कहा जा रहा है कि बीएसपी भी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकती है। राजेंद्र गोढ़ा, जोगिंदर अवाना, दीपचंद खैरिया, संदीप यादव, वाजिब अली और लाखन मीणा, ये वो 6 विधायक हैं जो बीते दिनों कांग्रेस में बीएसपी से शामिल हुए थे और तब बीएसपी ने दल बदल कानून के तहत अपने सभी 6 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की याचिका लगाई थी। अब बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह ने ऐलान किया है कि अगर ये विधायक कांग्रेस के खिलाफ वोट करते हैं तो हम सदस्यता रद्द करने की याचिका वापस ले लेंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए कांग्रेस का व्हिप भी इन पर लागू नहीं होगा। वैसे नाराज चल रहे विधायकों को मनाने के साथ साथ डैमेज कंट्रोल का जिम्मा भी खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संभाल लिया है। दावा किया जा रहा है कि विधायकों पर इंटेलिजेंस की निगरानी भी बढ़ा दी गई है, उनसे मिलने जुलने वालों पर नजर रखी जा रही है। कहा जा रहा है कि ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी समर्थित सुभाष चंद्रा के कांग्रेस खेमे के विधायकों से भी अच्छे संबंध हैं। उनका दावा और क्यों मजबूत है, इसे समझने के लिए हमने बात की पत्रकार आदेश रावल से, जो लंबे समय से कांग्रेस की राजनीति को कवर कर रहे हैं, हरियाणा के हैं और सुभाष चंद्रा की राजनीति पर भी नजर रखते हैं। सुनिए। और जहां तक सुभाष चंद्रा की बात है, सोमवार को दोपहर को जी के रीजनल संपादक पुरुषोत्तम वैष्णव की मुलाकात अशोक गहलोत से हुई। उसके बाद शाम को सुभाष चंद्रा जयपुर पहुंचे। सुबह उन्हीं संपादक साहब की मुलाकात वसुंधरा से हुई, फिर उनकी मुलाकात सुभाष चंद्रा की वसुंधरा राजे सिंधिया की हुई और फिर बाकी नेताओं की बैठक हुई। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि सुभाष चंद्रा भी कोई हल्के कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि इन्हीं सुभाष चंद्रा ने 2016 में हरियाणा में शाही के जरिए, यानी शाही चेंज करके लगभग 15 विधायकों का वोट कैंसिल करा दिया था और ये कांग्रेस और चौटाला और बीजेपी सबके समर्थन से जीत के आ गए थे और
सुभाष चंद्रा जी अब दूसरी बार जब राज्यसभा जाना चाह रहे हैं तो वो राजस्थान पहुंच गए, हरियाणा से हटके। कांग्रेस इतनी सतर्क क्यों है? दरअसल यही सुभाष चंद्रा थे और यही राज्यसभा का चुनाव था, साल 2016 का था, और तब सुभाष चंद्रा ने निर्दलीय हरियाणा से पर्चा भरा था। तब भी बीजेपी ने समर्थन किया था। नंबर सुभाष चंद्रा का तब भी पूरा नहीं था, लेकिन खेल हुआ। कांग्रेस के 14 विधायकों का वोट खारिज हो गया, क्योंकि वोट बैंगनी की जगह नीली स्याही वाले पेन से डाल दिया गया। बताया जाता है कि इसमें एक वोट राजस्थान से मौजूदा कांग्रेस प्रत्याशी और तत्कालीन विधायक रणदीप सुरजेवाला का भी था। सुभाष चंद्रा पहले भी कांग्रेस की रणनीति को गच्चा दे चुके हैं, इसलिए इस बार अशोक गहलोत कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। और बीजेपी भी जानती है कि गहलोत मजे हुए नेता हैं, इसलिए वो भी अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर रही है। राजस्थान की बात हो गई, अब उसके पड़ोसी राज्य हरियाणा का रुख करते हैं। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है। कांग्रेस ने अजय माकन को उम्मीदवार बनाया और बीजेपी ने कृष्णलाल पवार को। यहां जीत के लिए 31 विधायकों का समर्थन चाहिए। माना जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी की जीत तय है, मगर कांग्रेस के पास 31 विधायक होने के बावजूद अजय माकन की सीट फंसी बताई जा रही है। और ऐसा क्यों? क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर एक और मीडिया कंपनी के मालिक कार्तिकेय शर्मा ने नामांकन कर दिया है। कार्तिकेय को दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी और बीजेपी ने समर्थन का ऐलान किया है। और कांग्रेस की गरारी क्यों फंस गई? क्योंकि उसे क्रॉस वोटिंग का खतरा है। वजह ये कि कार्तिकेय शर्मा हुड्डा सरकार में मंत्री रहे कद्दावर नेता विनोद शर्मा के बेटे हैं और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा के दामाद। कांग्रेस के भीतर उनके अच्छे संबंध हैं। कार्तिकेय का गेम मजबूत क्यों माना जा रहा है? वजह ये कि उनके खेमे में बीजेपी के 9, जेजेपी के 10, गोपाल कांडा समेत 7 निर्दलियों की गिनती गिनाई जा रही है, यानी कुल मिलाकर 28 विधायक, जो जरूरी नंबर 31 से 3 कम है, यानी बड़ा नंबर नहीं है मैनेज करने के लिए। और कांग्रेस वो अंदर की गुटबाजी से जूझ रही है। पिछली बार की तरह इस बार गलती ना हो, इसलिए कांग्रेस आलाकमान ने सभी पार्टी विधायकों को दिल्ली तलब किया। इसमें आदमपुर से विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई भी शामिल थे, पर वो नहीं आए। बताया जा रहा है कि वो भूपेंद्र हुड्डा खेमे के उदय भान को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से नाराज चल रहे हैं। इससे पहले चंडीगढ़ में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भी कुलदीप नहीं पहुंचे थे। उन्होंने कांग्रेस के कार्यक्रमों से भी पूरी तरह दूरी बनाई है। यानी एक विधायक तो प्रकट तौर पर कम है, बाकी किन विधायकों का खेल हो रहा है, ये आप सुनिए टिप्पणीकार से। अब दरअसल समस्या इस बात की है कि 31 एमएलए हैं कांग्रेस के पास और 31 ही नंबर चाहिए राज्यसभा सीट अजय माकन को अगर जीतनी है तो। अब इसमें कुलदीप बिश्नोई पहले से नाराज है। उनका ये कहना है कि आपने पूरा स्टेट भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दे दिया और जब तक मेरी मुलाकात राहुल गांधी से नहीं होगी मैं किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा। मेरी उनसे खुद बात हुई थी परसों, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं राज्यसभा में वोट नहीं दूंगा, तो एक सीट तो उनकी ये कम हो जाती है। अब कुमारी शैलजा अध्यक्ष थी 1 महीने पहले तक हरियाणा की, और उनके कोटे के 2 विधायक हैं। एक जगह है करनाल डिस्ट्रिक्ट में असंध, वहां से विधायक है शमशेर सिंह गोगी, और दूसरी जगह है अंबाला डिस्ट्रिक्ट में नारायणगढ़, वहां से विधायक है शैली चौधरी। ये दोनों कुमारी शैलजा कोटे के विधायक हैं, उनके बहुत नजदीकी माने जाते हैं। और शैली चौधरी के भाई हैं कालका से विधायक प्रदीप चौधरी। 3 हो गए। और चौथा एक सीट है समालका जो पानीपत से ठीक पहले पड़ती है 20 किलोमीटर, वहां के विधायक है धर्म सिंह छोकर। और इंटरेस्टिंग बात, शैली चौधरी, प्रदीप चौधरी और धर्म सिंह छोकर तीनों विधायक गुजर हैं। अब धर्म सिंह छोकर की प्रॉब्लम क्या है कि उनकी गुड़गांव में 4 कंस्ट्रक्शन कंपनीज को सरकार ने, खट्टर सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर दिया और उनके ऊपर आरोप है कि उनके लगभग 12 से 15 हजार इन्वेस्टर्स के पैसे वहां डूब रहे हैं। तो उनकी गरारी सरकार ने टाइट कर रखी है। राज्यसभा चुनाव में जनरली ऐसा ही होता है। तो अगर ये 4 और कुलदीप बिश्नोई, ये 5 को हम 31 से माइनस कर दे, 26 बचेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि कार्तिकेय शर्मा को सिर्फ 2 ही वोट चाहिए जाने के लिए। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि हरियाणा की राजनीति जो है वो फिलहाल ये जो राज्यसभा सीट है वो फंसी हुई है। इस हिसाब से देखा जाए तो अजय माकन की सीट पर भी मुश्किल है। सनद रहे कि ये सिर्फ दावा है, लेकिन कांग्रेस के 3 विधायक दाएं बाएं हुए तो खेल हो जाएगा। और इसी से बचने के लिए कांग्रेस ने अपने हरियाणा के विधायकों को छत्तीसगढ़ शिफ्ट कर दिया है। जाहिर सी बात है, वहाँ कांग्रेस सरकार है, तो अगला 1 हफ्ता हरियाणा कांग्रेस के विधायक रिजॉर्ट में गुजारेंगे। कहा जा रहा है कि रायपुर के मेफेयर लेक रिजॉर्ट में उन्हें रखा जा सकता है। राजस्थान हरियाणा के बाद बात कर्नाटक की। यहाँ पर 4 राज्यसभा सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं।
3 में से 2 सीट पर बीजेपी की तरफ से निर्मला सीतारामन और अभिनेता से नेता बने जग्गेश की जीत तय मानी जा रही है। 1 सीट कांग्रेस के खेमे में जाएगी, ये कहा जा रहा था, और यहाँ पर कैंडिडेट थे जयराम रमेश, और चौथी सीट इस पर मुकाबला फंसने की बात है। इसके लिए बीजेपी ने तीसरे उम्मीदवार के तौर पर निवर्तमान एमएलसी लहर सिंह सिरोया को उतारा। जनता दल सेकुलर यानी देवेगौड़ा की पार्टी से डी कुपेंद्र रेड्डी को उतारा गया, जबकि कांग्रेस ने दूसरे उम्मीदवार के तौर पर कर्नाटक प्रदेश महासचिव मंसूर अली खान को उम्मीदवार बनाया। चौथी सीट पर बीजेपी के लहर, कांग्रेस के मंसूर और जेडीएस के कुपेंद्र के बीच टक्कर होगी। बीजेपी के पास 2 प्रत्याशियों को जिताने के बाद 32 विधायक बचेंगे। कांग्रेस के पास 1 जिताने के बाद 25 विधायक, पर जीत के लिए जरूरी हैं 45 वोट। जिसके ज्यादा करीब कौन सी पार्टी नजर आ रही है आप देख सकते हैं। आखिरी में बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की 6 सीटों पर राज्यसभा के लिए चुनाव होने हैं। बीजेपी ने टिकट दिया केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को, अनिल सुखदेव राव बोंडे को और धनंजय महादिक को। शिवसेना से उम्मीदवार बने संजय राउत और संजय पवार, एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल और कांग्रेस से इमरान प्रतापगढ़ी। आपने जोड़ा सीटें 6, उम्मीदवार 7। दरअसल बीजेपी ने एक तीसरा उम्मीदवार उतारकर मामले को रोमांचक कर दिया। इसके साथ ही कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी की सीट फंसती नजर आई। क्यों? दरअसल इमरान प्रतापगढ़ी का कैंडिडेचर डिक्लेयर होने के साथ ही महाराष्ट्र में विरोध हो रहा है। हमने आपको बताया था, एक्ट्रेस नगमा समेत कई लोगों ने ट्वीट कर विरोध किया। उनको लेकर प्रदेश कांग्रेस के नेता पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी पत्र लिखकर पूछ चुके हैं कि क्या इसी तरह से दरबारियों को टिकट दिया जाता रहेगा। पवन खेड़ा ने भी कहा था तपस्या में कुछ कमी रह गई क्या, पर ये तो बयान थे। कहा जा रहा है कि विधायक दल में भी सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में क्रॉस वोटिंग की आशंका है, और अगर ऐसा हुआ तो बाजी पलट सकती है। सुनिए इस पर विशेषज्ञ की राय। इमरान प्रतापगढ़ी के कैंडिडेचर का जहां तक सवाल है, सबसे पहले तो ये कैंडिडेचर देने से पहले ही महाराष्ट्र कांग्रेस में हमने देखा था कि कई लोगों का विरोध था कि किसको ये उम्मीदवारी दी जाए। महाराष्ट्र कांग्रेस में एक ग्रुप ऐसा था जो मान रहा था कि ये सीट जो है महाराष्ट्र के किसी नेता को देनी चाहिए, क्योंकि जो सीट खाली हो रही थी वो थी पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की। तो एक गुट का ये कहना था कि महाराष्ट्र के किसी नेता को अगर ये सीट दी जाए तो चूंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस सत्ता में है तो इस सीट का उपयोग या फिर इसका उपयोग राज्य में पार्टी को बढ़ाने के लिए, पार्टी के किसी नेताओं को ये चांस देने के लिए हो सकती है। दूसरी चीज, क्योंकि प्रेफरेंशियल वोटिंग होता है, सेकंड प्रेफरेंस के वोट महाविकास आघाड़ी किस तरह से प्लान करती है, किस तरह से डिवाइड करती है, इस पर भी बहुत ज्यादा चीजें निर्भर होती है। लेकिन चूंकि कांग्रेस के पास सबसे कम वोट है और एकदम कट टू कट आंकड़ा है, इसलिए कांग्रेस के लिए माना जा रहा है कि थोड़ा ये चुनाव मुश्किल भरा होगा। शिरडी में 2 दिन का कांग्रेस का नवसंकल्प शिविर हुआ है, उसमें इन सब चीजों की बात की गई है। इन सब चीजों को लेकर एक शिरडी प्लान बनाया गया है। अब वो किस तरह से ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट होता है, इस पर पूरा डिपेंड करता है कि किस तरह से कांग्रेस का उम्मीदवार आसानी से चुनकर जीता है, और इसी पर इमरान प्रतापगढ़ी की पूरी हम कहते हैं मदार चढ़ी हुई है। तो ये राज्यसभा चुनाव का गुणा गणित है। इस तरह से जो पूरी मैनूवरिंग चल रही है पॉलिटिकल, उसको लेकर कई लोग ये भी कहते हैं कि क्या इसको लेकर और भी सख्त नियम बनाए जाने चाहिए। आप भी अपनी राय जरूर बताइएगा, क्योंकि संवाद जरूरी है और आपकी राय से हमारा समृद्ध होना, हमारा समृद्ध होना भी जरूरी है। आखिर में कू की राय। हमने सोशल मीडिया ऐप कू पर सवाल किया कि क्या कांग्रेस अंदर खाने ही खेमेबाजी का शिकार हो रही है। हाँ कहने वाले 93%, नहीं कहने वाले 7%। आज के शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।